आज मैं आपको एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म इमेजिनरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें स्पॉयलर्स हैं, इसलिए सावधान रहें और ध्यान रखें। फिल्म की शुरुआत होती है जब एक युवा महिला जेसिका अपने बार बार आने वाले बुरे सपने में फंसी होती है। वह अपने बचपन के घर में फंसी होती है और एक प्राणी द्वारा पीछा किया जा रहा होता है जो उसके पिता के रूप में होता है। फिर वह प्राणी एक भयानक मकड़ी का रूप ले लेता है और हमला करने वाला होता है। तभी अचानक जेसिका अपने बिस्तर में जाग जाती है। वह अपने अपार्टमेंट में सुरक्षित रूप से अपने पति मैक्स के पास होती है। पत्नी की डरावनी सांस सुनकर मैक्स तुरंत जाग जाता है और पूछता है कि क्या उसे फिर से बुरा सपना आया था। मैं इससे थक गया हूँ बेब। यह स्पष्ट है कि जेसिका काफी लंबे समय से अनियमित नींद से पीड़ित है। हमें पता चलता है कि उनका परिवार जल्द ही नए घर में जाने वाला है। मैक्स निष्कर्ष निकालता है कि ये बुरे सपने विभिन्न समस्याओं का परिणाम है, जैसे कि नए स्थान पर जाना और अपनी पूर्व पत्नी से निपटना। इसके अलावा वह सुझाव देता है कि उन्हें तुरंत नए घर में चले जाना चाहिए ताकि एक समस्या खत्म हो जाए। हालांकि अपनी पूर्व पत्नी के बारे में कुछ नहीं कर सकता जो बुरी औरत है, लेकिन जेसिका है। जेसिका शुरू में इस विचार के प्रति उत्सुक नहीं होती, लेकिन अंततः सहमत हो जाती है और बैग पैक करने लगती है। कुछ घंटे बाद दंपति अपने 2 बेटियों के साथ उस संपत्ति के सामने पहुंचते हैं जिसे वे अब घर कहेंगे। यह पता चलता है कि यह वही घर है जहां जेसिका अपने परिवार के साथ बड़ी हुई थी। उसे अपने पिता बेन के साथ एक घटना के बाद जाना पड़ा। जब वह बच्ची थी तो उसके पिता अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन एक दिन अचानक वह पागल हो गए और अपना दिमाग खो बैठे। बेन ने अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाली बेटी पर हमला किया और छोटी जेसिका को उसकी बाहों पर निशान दिए। घटना के बाद उन्हें मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया और जेसिका को दादा दादी के पास भेज दिया गया। और अब इस घर में वापस आकर उसके बुरे सपने निश्चित रूप से रुक जाएंगे। वर्तमान में हम उसके परिवार की व्यक्तिगत गतिशीलता की झलक पाते हैं। जेसिका खुशी खुशी शादीशुदा है और 2 खूबसूरत लड़कियों टेलर और एलिस की सौतेली माँ है। छोटी एलिस ने अपने पिता की दूसरी शादी को अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया है, लेकिन बड़ी बेटी टेलर अभी भी अलग थलग रहती है। यह जेसिका को दोनों के लिए एक स्वागत योग्य माँ बनने की पूरी कोशिश करने से नहीं रोकता। वह दोपहर अपनी छोटी सौतेली बेटी को नए घर के चारों ओर दिखाती है। जेसिका जल्दी अपने काम पर लौट आती है। वह एक सफल लेखिका और चित्रकार है। उसने पुरस्कार विजेता बच्चों की पुस्तक श्रृंखला मॉली मिलीपीड और साइमन द स्पाइडर लिखी है। वह अपनी नई किताब की समय सीमा को लेकर बेहद तनाव में है। एलिस के कमरे में प्रवेश करते ही बच्चा अपनी सौतेली माँ को काम से ब्रेक लेकर उसके साथ खेलने के लिए आमंत्रित करता है। प्रस्ताव से प्रसन्न होकर जेसिका तुरंत सहमत हो जाती है और छुपन छुपाई खेलने का सुझाव देती है। हालांकि खेलते समय जेसिका को संपादक का फोन आता है और वह बात करने बाहर चली जाती है। दूसरी ओर एलिस अपनी सौतेली माँ को ढूंढती रहती है और अंततः तहखाने में पहुंच जाती है। छोटा बच्चा मंद रोशनी में चारों ओर देखता है और लकड़ी के बक्सों के पीछे एक टेडी बियर पाता है। यह एक सामान्य भरवां खिलौने जैसा दिखता है, लेकिन ऐसा लगता है कि टेडी बियर मानसिक रूप से एलिस से बात कर सकता है। वास्तव में यह खुद को चौंसीदी बियर के रूप में परिचित कराता है और कहता है कि उसे भूख लगी है। बच्चा फिर टेडी बियर को ऊपर अपने कमरे में ले जाता है। तब तक इस बीच टेलर अपने कमरे में सेल्फी लेने में व्यस्त है जब उसे कुछ बहुत ही डरावना दिखाई देता है। उसकी एक फोटो के कोने में एक अजीब बूढ़ी औरत सीधे उसके कमरे में देखती हुई दिखाई देती है। टेलर तुरंत बाहर जाकर देखती है कि वह बूढ़ी औरत कौन है, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिलता। इसके बजाय पड़ोस का एक युवा लड़का लियाम उसका स्वागत करता है। दोनों किशोर तुरंत घुल मिल जाते हैं और लियाम उसे बाहर घूमने के लिए आमंत्रित करता है। अचानक जेसिका, जो पास में अपने संपादक से बात कर रही है, युवाओं से बात करने के लिए आती है। हालांकि टेलर अपनी सौतेली माँ के अत्यधिक दोस्ताना व्यवहार से चिढ़ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन जेसिका अपने काम पर लौटती है और नए विचारों से पुनर्जीवित महसूस करती है। जल्द ही एलिस चौंसी को लेकर आती है और कहती है कि वे दोनों स्कैवेंजर हंट खेल रहे हैं। हंट का पहला उद्देश्य उन चीजों को खोजना है जो एलिस को खुश करती हैं। वह अपनी सौतेली माँ से कुछ खुशहाल बनाने का अनुरोध करती है और उसकी सौतेली माँ मान जाती है। जेसिका एक नीले रबर की गेंद पर एक स्माइली चेहरा पेंट करती है और उसे खुश बच्चे को देती है। बच्चे बेवकूफ होते हैं और आसानी से खुश हो जाते हैं। हालांकि उस रात बिस्तर पर जाने की तैयारी करते समय जेसिका को बेसमेंट से एक थडिंग आवाज सुनाई देती है। वह जांच करने जाती है और उसे वही रबर की गेंद मिलती है जो उसने पहले एलिस को दी थी। वह थोड़ा डर जाती है क्योंकि स्माइली चेहरा अब एक उदास चेहरे में बदल गया है। हालांकि उसका ध्यान पास के एक बॉक्स की ओर जाता है जिस पर जेसिका 5 लिखा होता है। इसमें जेसिका द्वारा 5 साल की उम्र में बनाई गई पेंटिंग्स का संग्रह होता है। वह उन्हें अनायास देखती है और दरवाजे की बहुत जीवंत ड्राइंग देखती है। पूरी तस्वीर बहुत ही विचित्र लगती है और नीचे एक नोट होता है जिसमें लिखा होता है, कभी भी नहीं। फिर भी जेसिका ड्राइंग को बेसमेंट में छोड़ ऊपर एलिस को देखने जाती है। वह बच्चे को अपनी टेडी बियर के साथ चाय पार्टी करते हुए सुनती है और इसे अपने पति को दिखाने के लिए रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। बाद में जेसिका को पूरा दृश्य बेहद प्यारा लगता है जब तक कि उसे कमरे में एक महिला की आवाज सुनाई नहीं देती। वह तुरंत दरवाजा खोलती है, तभी एक अजीब महिला उस पर झपटती है। हंगामा सुनकर टेलर मौके पर पहुंचती है और महिला को जेसिका से दूर खींचती है। तब पता चलता है कि घुसपैठिया कोई और नहीं बल्कि मैक्स की मानसिक रूप से विक्षिप्त पूर्व पत्नी सामंथा है।
उसने अपने बच्चों से मिलने के लिए घर में घुसपैठ की थी, लेकिन जेसिका को देखकर हिंसक हो गई। पुलिस जल्द ही पहुंचती है और सामंथा को वापस उसके मानसिक संस्थान ले जाती है। तुम्हें अपने बच्चों से मिलने की अनुमति नहीं है, तुम पागल जानवर। अगले दोपहर मैक्स अपने बैंड के साथ शो के लिए शहर से बाहर जा रहा है और उसकी बेवकूफी भरी टोपी। यह आदमी अपने परिवार से विदा लेता है और अंदर वापस जाने ही वाला होता है जब एक बुजुर्ग महिला जेसिका के पास आती है। वह अपना परिचय ग्लोरिया के रूप में देती है और बताती है कि वह जेसिका की बेबी सिटर थी जब वह सिर्फ एक बच्ची थी। दूसरी ओर जेसिका को अपनी माँ के गुजरने से पहले के घर में बिताए समय की बहुत कम यादें हैं। कुछ घंटे बाद जेसिका घर से बाहर निकलती है अपने पिता बेन से मिलने के लिए, जो वर्तमान में एक नर्सिंग होम में भर्ती है। पता चलता है कि दशकों पहले की घटना के बाद उन्होंने अधिकांश समझदारी खो दी है। हालांकि जेसिका अभी भी उनसे मिलने जाती है, उम्मीद करती है कि किसी दिन उनकी यादें वापस आ जाएंगी। वह उन्हें एक कैमकॉर्डर दिखाती है जिसमें उनके खेलने और पुराने दिनों की कई अन्य यादें होती हैं। तो अचानक बेन अपनी बेटी को पकड़ लेते हैं और बार बार एक ही वाक्यांश को हिस्टेरिकल रूप से दोहराते हैं, दूर जाओ। सीबी चौंसी बियर द्वारा घर वापस आकर टेलर इस मौके का फायदा उठाकर लियाम को अपने घर बुलाती है। एलिस को अजनबी ज्यादा पसंद नहीं आता और चिढ़कर चाहती है कि चौंसी उसे खा जाए। फिर भी लियाम टेलर को उसके पिता की शराब की बोतलें लूटने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वह उससे मना करती है, लेकिन उत्साही लड़का फिर भी विस्की की बोतल उठा लेता है। लियाम इतना अनाड़ी है कि वह कुछ ही सेकंड बाद बोतल गिरा देता है, जिससे फर्श पर गड़बड़ हो जाती है। वह उसे ऊपर से एक तौलिया लाने का आदेश देती है, जबकि वह कांच के टुकड़े साफ करने जाती है। जब लियाम कुछ अतिरिक्त तौलिए खोज रहा होता है तो उसे कुछ बहुत अजीब दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि किसी ने चौंसी को एक बिस्तर की चादर के नीचे रख दिया है और उसे गलियारे के बीच में रख दिया है। चीजें और भी अजीब हो जाती हैं जब टेडी बियर धीरे धीरे लियाम की ओर खींचने लगता है। अचानक खिलौना किशोर पर झपटता है और इस प्रक्रिया में एक विशाल राक्षस में बदल जाता है। लियाम डर के मारे चिल्लाता है, लेकिन जेसिका द्वारा जल्दी ही उसे होश में लाया जाता है। पता चलता है कि वह कुछ मिनट पहले आई थी और अपनी बेटी और उसके पुरुष मित्र का सामना करती है। शर्मिंदा लियाम बिना किसी को बताए अपने घर वापस चला जाता है। वह किसी को नहीं बताता कि उसने क्या देखा, या उसने शराब की बोतल गिराई, या उसने अपनी पैंट गंदी कर दी। कुछ दिनों बाद जेसिका अपने होम ऑफिस में लौटती है, लेकिन पाती है कि किसी ने उसकी ड्राइंग्स के सिर काट दिए हैं। जेसिका जानती है कि एलिस को वह सारा ध्यान नहीं मिल रहा है जिसकी उसे जरूरत है, इसलिए वह निष्कर्ष निकालती है कि यह छोटी लड़की ने अपनी भरी हुई निराशा को बाहर निकालने के लिए किया है। जेसिका फिर अपनी सौतेली बेटी के कमरे में जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है। वह अपने कठिन पालन पोषण और अपने पिता के साथ तनावपूर्ण संबंध के बारे में खुलकर बात करती है। अचानक वह एलिस को बाहर खेलते सुनती है और बिस्तर की चादर जांचती है। शर्मिंदा जेसिका को एहसास होता है कि वह अब तक चौंसी टेडी बियर से बात कर रही थी। इसके बाद जेसिका कमरे के चारों ओर कैजुअली देखती है और पास की मेज पर स्कैवेंजर हंट सूची पाती है। सूची मासूमियत से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे अधिक से अधिक क्रूर होती जाती है। अंतिम 3 चुनौतियों में क्रूर चीजें शामिल हैं, जैसे कि कुछ ऐसा करना जो आपको डराता है, कुछ ऐसा करना जिससे आपको परेशानी हो, और अंत में कुछ ऐसा करना जिससे आपको चोट लगे। डरी हुई जेसिका एलिस को बुलाने के लिए खिड़की की ओर जाती है, केवल एक भयानक दृश्य देखने के लिए। बच्चा बाहर एक लकड़ी के टुकड़े के साथ खेल रहा है जो पास की बाड़ से फाड़ा हुआ लगता है। एलिस अपने हाथ को लकड़ी के एक सिरे से निकले जंग लगे कील पर मारने की तैयारी कर रही है। जेसिका को एहसास होता है कि बच्चा सूची का अंतिम कार्य करने वाला है। वो जल्दी से बाहर जाकर अपनी सौतेली बेटी को एलिस के खुद को चोट पहुंचाने से पहले बचा लेती है। कुछ दिनों बाद जेसिका एक बाल मनोवैज्ञानिक डॉस सोटो को बुलाती है कि वह आकर एलिस से बात करे। मनोवैज्ञानिक सत्र को रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा सेट करता है और छोटे बच्चे के साथ बातचीत शुरू करता है। वह एलिस से उसके काल्पनिक दोस्त के बारे में पूछती है और एलिस कहती है कि उसका नाम चौंसी है। डॉ सोटो चौंसी से स्कैवेंजर हंट सूची में जोखिम भरी चीजों को हटाने के लिए बात करने को प्रेरित करती है। अंततः बच्चा सहमत हो जाता है और कुछ दिन पहले क्या हुआ था इसके बारे में टेडी बियर से बात करने लगता है। डॉक्टर देखती है कि एलिस पूरी बातचीत कर रही है, लेकिन उसे लगता है कि एलिस खुद के लिए और अपनी कल्पना के लिए बात कर रही है। काल्पनिक मित्र। हालांकि चौंसी अधिक आक्रामक हो जाता है, जेसिका को नकली माँ और बुरा व्यक्ति कहता है। एलिस अपनी सौतेली माँ का बचाव करती है और अंततः कहती है कि वह अब उससे दोस्ती नहीं रखना चाहती। वह कमरे से बाहर निकलती है, बेकाबू होकर रोते हुए, और ऊपर अपने कमरे में भाग जाती है। सत्र अचानक समाप्त हो जाने पर जेसिका डॉक्टर से पूछती है कि अभी क्या हुआ। सोटो उसे बताता है कि एलिस ने एक काल्पनिक मित्र बना लिया है जो असल जीवन में मौजूद नहीं है। अब इसका शुल्क $300 होगा। जेसिका बीच में टोकती है और कहती है कि उसकी सौतेली बेटी वास्तव में एक असली वस्तु उसके टेड से बात कर रही है, न कि किसी गैर मौजूद चीज से। डॉक्टर अब समस्या की जड़ को समझते हुए कहता है कि कोई टेडी बियर नहीं है। अपनी बात साबित करने के लिए सोटो सत्र की वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाती है। जेसिका के अत्यधिक भय के लिए वीडियो में कोई टेडी बियर नहीं है और एलिस खुद से बात कर रही है। जेसिका अपनी बड़ी सौतेली बेटी से पूछती है कि क्या उसने एलिस का टेडी बियर देखा है, लेकिन टेलर को नहीं पता और वह पुष्टि करती है कि वास्तव में कोई टेडी बियर नहीं है।
अब स्पष्ट है कि केवल जेसिका और एलिस ही चौंसी को देख सकते हैं। डॉक्टर एक समान मामले की फुटेज दिखाता है जहां एक लड़के जिसका नाम लुई था का भी एक काल्पनिक मित्र था। इसने लड़के को वही चीजें झेलवाई जो चौंसी वर्तमान में एलिस को झेलवा रहा है। वीडियो के अंत में जेसिका लुई को कई बार कभी नहीं कहते हुए सुनती है और यह सुनकर वह हैरान रह जाती है। ये वही शब्द हैं जो जेसिका ने 5 साल की उम्र में एक दरवाजे की ड्राइंग के नीचे बड़े ही मनोयोग से लिखे थे। चीजें और भी जटिल हो जाती हैं जब डॉक्टर के जाने के कुछ ही समय बाद एलिस अपने कमरे से गायब हो जाती है। टेलर, जो इस गड़बड़ी के लिए जेसिका को दोषी मानती है, अपनी बहन को खोजने निकलती है। वह उनके अजीब पड़ोसी ग्लो से मिलती है जो कहती है कि उसे पता है कि एलिस वर्तमान में कहाँ है। वह किशोरी को अपने घर आमंत्रित करती है और इसके बजाय जेसिका के बचपन में क्या हुआ था यह समझाने लगती है। उसके अनुसार जेसिका के बचपन में भी एक काल्पनिक मित्र था जिसका नाम भी चौंसी था। काल्पनिक मित्र वे आत्माएं होती हैं जो युवाओं से जुड़ जाती हैं और छोड़ने पर खतरनाक हो सकती हैं। जेसिका ने अपने बचपन में चौंसी को छोड़ दिया था और अब उसकी आत्मा बुरी हो गई है। यह एलिस को एक अलग क्षेत्र में ले जाकर बदला लेना चाहती है जिसका नाम नेवर एवर है। जल्द ही ग्लोरिया और टेलर वापस टेलर के घर जाते हैं और जेसिका से मिलते हैं। पता चलता है कि सौतेली माँ ने बेसमेंट में अपने पुराने चित्रों को देखकर नेवर एवर के बारे में पता लगा लिया है। अब जब उन्हें पता चल गया है कि क्या हो रहा है, जेसिका, टेलर और ग्लोरिया बेसमेंट की ओर जाती हैं। वे भी खजाने की खोज खेलते हैं और सूची में उल्लिखित 3 कार्यों को पूरा करते हैं। अचानक बेसमेंट के कोने में एक चमकता हुआ दरवाजा खुलता है और तीनों महिलाएं अंदर प्रवेश करती हैं। वे अंततः नेवर एवर नामक स्थान पर पहुंचते हैं, एक अलग आयाम जो उन बच्चों की कल्पनाओं द्वारा नियंत्रित होता है जो वहां रहते हैं। जैसे ही वे एलिस की खोज करते हैं, वह इकाई जो खुद को चौंसी कहती है अपने राक्षसी भालू रूप में प्रकट होती है और ग्लोरिया को फाड़ देती है। माँ बेटी की जोड़ी उस स्थान से भागने में सफल होती है और सौभाग्य से एक कमरे में पहुंच जाती है जो परिवार के पुराने अपार्टमेंट जैसा दिखता है। एलिस एक राजकुमारी की तरह सजी हुई है, उपहारों से घिरी हुई है और उसके पास सामंथा भी है। जेसिका को एहसास हुआ कि उसे कुछ करना है। बच्चे को समझाने के लिए कि यह नेवर एवर जगह असली नहीं है, एक योजना बनाती है। वह दीवार पर पेंट लगाने लगती है जो सामंथा ने अपने बच्चों को कभी नहीं करने दिया। एलिस अपनी सौतेली माँ के साथ ऐसा करने में शामिल होती है और एक नया दरवाजा खुलता है। टेलर और एलिस बाहर निकल जाते हैं जबकि चौंसी राक्षस रूप में जेसिका का पीछा करता है। सौभाग्य से जेसिका जानवर की आंख में छुरा घोंपकर दरवाजे के दूसरी ओर पहुंच जाती है, लेकिन वह अभी भी नेवर एवर क्षेत्र में है और धीरे धीरे अपनी सौतेली बेटियों के मनोविकृत क्लोनों और अपने पिता के क्लोन द्वारा घेर ली जाती है। वह लगभग अभिभूत होने वाली है। तभी टेलर एक बेसबॉल बैट के साथ वहां आ जाती है। वी क्लोन के सिर पर मारती है और सौतेली माँ को खींचकर बाहर ले जाती है। वे अंततः वास्तविक दुनिया में वापस आ जाते हैं। हालांकि उनकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि चौंसी भी वास्तविक आयाम में झांकता है। ये रहे चौंसी। वह जेसिका को वापस नेवर एवर में खींचने की कोशिश करता है, लेकिन सौभाग्य से बहादुर छोटी एलिस एक स्थायी समाधान लेकर आती है। वह पास में फैले मिट्टी के तेल को देखती है और पास के माचिस की मदद से उसे जल्दी से आग लगा देती है। चौंसी आग पकड़ लेता है जो फिर पूरे बेसमेंट में फैल जाती है। सौभाग्य से जेसिका और उसकी सौतेली बेटियां समय रहते बाहर निकल जाती हैं क्योंकि उनका घर आग में घिर जाता है। अगले दिन जेसिका, टेलर और एलिस एक होटल में चेक इन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक कुर्सी के पीछे से झांकते हुए टेडी बियर को देखकर डर जाते हैं। यह एक छोटे लड़के का होता है जो अपनी माँ को अपने काल्पनिक दोस्त रूफस के बारे में बता रहा होता है। कैमरा फिर से पैन करता है और दिखाता है कि रूफस बिल्कुल चौंसी द बियर जैसा दिखता है। मैं कहूंगा कि यह एक सीक्वल के लिए सेटअप है, लेकिन इसके होने की संभावना काल्पनिक है। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।